सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, दैट्स इट। बट लिसन तो, Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट और हमारे शो हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। बहुत सब लोगों ने काम किया है। इलेक्शन देखिए, संडे को रिजल्ट आए, फिर मंडे को मिजोरम के भी आए, तो बहुत काम का लंबा ये हो गया। एक हफ्ता जो 10 दिन चला लगा था। लेकिन देखिए, न्यूज़ की दुनिया ऐसी है कि जितना काम हो, न्यूज़ के साथ काम हो, उतना ही मज़ा भी आता है। बिल्कुल शेखर, तो चलिए शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा इलेक्शन चुनावी रिजल्ट्स के बारे में बता सके, मिजोरम के बारे में बता सके, तो आई एम श्योर दर्शकों को पसंद आएगा। देखिए, इस देश में सबके सब 143 144 करोड़ जितने भी हैं, सबके सब क्रिकेट कोच भी हैं जी। और सबके सब पॉलिटिकल पंडित भी हैं, जी, तो सबको पॉलिटिक्स आती है। तो आपको पता है क्या हुआ? सबसे बड़ी बात है कि आप देखें कि कांग्रेस पार्टी हारी हिंदी के 3 राज्यों में, बड़े राज्यों में, और लेकिन एक उसमें एक आश्चर्य की बात ये भी हुई कि तेलंगाना जीत गई, जिसको 1-1.5 महीने पहले किसी ने सोचा नहीं था। जी। बल्कि 3-4 महीने पहले तो ये लग रहा था कि कांग्रेस नंबर 3 रह जाएगी, वहाँ पे बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन रही थी। तो ये सारी बातें हुई। और जो हिंदी के स्टेट्स हैं, राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था, जो पहले था, उतना ही रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस अलोकप्रिय हो गई और लोगों ने उसको वोट देना बंद कर दिया। लेकिन रिमार्केबल बात यह है कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो बढ़ गया। अब वो कहाँ से बढ़ा? अगर कांग्रेस का नहीं घटा तो बीजेपी का कहाँ से बढ़ा? वो बीजेपी का बढ़ा क्योंकि वो लोग जो और पार्टियों को वोट देते थे, छोटी मोटी रीजनल पार्टीज थी, जैसे वो गोंडवाना वाला एक अलायंस है मध्य प्रदेश में, कुछ उसका असर छत्तीसगढ़ में भी होता है, या कुछ बीएसपी 3%, 3.25% वोट बीएसपी का, ये वोट जो था, ये सब कंसोलिडेट होके, छन के ये बीजेपी के पास गया। और हम ये देख रहे हैं कुछ समय से, पिछले 10-12 साल से, कि जो अदर्स का एक कॉलम होता है हमारे चुनाव में, एक तो मेन पार्टियां होती हैं, बड़ी पार्टियां, फिर अदर्स होते हैं, वो जो है उसका आंकड़ा कम होता जा रहा है और कम होते होते एक तरह से खत्म हो रहा है। तो वो जो वोट था उसको जैसे वैक्यूम क्लीनर लगा के बीजेपी ने उठा लिया। तो इसीलिए कांग्रेस का वोट कम नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस धराशायी हो गई क्योंकि जो दूसरा एडिशनल वोट था वो बीजेपी के पास गया। तो गैप भी सब स्टेट्स में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी एडिशनल वोट आया बीजेपी के पास वो बाहर से आया और पार्टियों से आया। तो इससे ये इस चुनाव को बहुत दिलचस्प बना देता है। इससे ये समझ आता है कि जैसे देश की पॉलिटिक्स और पोलराइज हो रही है, पोलराइज 2 पार्टियों में हो रही है, आइडियोलॉजिकली हो रही है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं किसकी आइडियोलॉजी क्या है आजकल, क्योंकि हर किसी की इकोनॉमिक्स लेफ्ट होती है, किसी का नेशनलिज्म पे राइट होता है। तो राइट लेफ्ट मुझे आजकल मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, सच्ची बात है। लेकिन 2 पार्टियों के बीच में जहाँ पोलराइजेशन हो रही है, वहाँ पे आपका सिर्फ आपका जो वोट है पहला, जिससे आप जीत भी गए हो, उसको रिटेन करना काफी नहीं है। तो कांग्रेस के पास वही वोट है, वही प्रतिशत है जिससे कि वो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश पिछली बार जीती थी, और उसी वोट से अब इतनी बुरी तरह हार गई। इसका मतलब बाकी वोट को भी आपको अपना वोटर बेस को एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है, और वो बीजेपी ने अच्छा किया है। चुनाव रिजल्ट से जुड़े हुए ही हमें कुछ सवाल आए हैं। सबसे पहला सवाल लूंगी रवि जयकुमार का, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं मेरा प्रश्न जो है वो हाल ही में हुए राज्य चुनावों के बारे में है। क्या कांग्रेस को अपनी हार से गलत सबक सीखने का खतरा है? वो बोल रहे उन्हें एक ही समय में विजन, आइडियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप सभी पर काम करने की ज़रूरत है। विजन केवल फ्रीबीज नहीं हो सकते, आइडियोलॉजी केवल सेक्युलरिज्म और एंटी मोदी नहीं हो सकती, ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप सिर्फ पार्टी के पुराने लोग नहीं हो सकते जो नई पीढ़ी के लिए जगह देने को तैयार नहीं है। बोल रहे हैं आमने सामने की सीधी लड़ाई में अगर कांग्रेस की मदद के लिए कोई मजबूत सत्ता विरोधी लहर नहीं है तो कांग्रेस बुरी तरह से बीजेपी से मेल नहीं खाती दिख रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत रूप से हमला करते रहते हैं, जबकि इससे उनके लिए चुनावी तौर पर कभी कोई फायदा नहीं हुआ है। वो बोल रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि 2024 एक फोरगॉन कंक्लूजन है। शेखर जी, आपके क्या विचार और एनालिसिस हैं इस पर? देखिए, आपने तो खुद ही इतना अच्छा एनालिसिस और विचार दे दिए कि मुझे अब सोचना पड़ रहा है कि इसमें
मैं क्या सीखूं, जी। क्योंकि आपने काफ़ी बातें बहुत समझदारी की कही। देखिए, आमतौर पे ये कहा जाता है कि चाहे कोई जंग हो, किसी तरह की भी जंग हो, चाहे वो जंग हो लड़ाई की, जी। हथियारों की, चाहे वो जंग हो पॉलिटिक्स की, चाहे चुनाव की, चाहे वो जंग हो क्रिकेट की, खेल की, यही कहा जाता है कि जो हारने वाला है वो ज़्यादा सीखता है जीतने वाले से। जी। क्योंकि जीतने वाला सोचता है मैं तो जीत ही गया ना, मैंने जो किया है ठीक ही किया होगा, तो मुझे और क्या सीखना है। हारने वाला सोचता है कि यार मैंने क्या गलत किया था, तो मेरी टक्कर मेरे कांटे की थी, क्या गलत हुआ। तो आमतौर पे समझा जाता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं कहूँगा कि अभी उन्होंने बहुत ऐसी हमें इंडिकेशन नहीं दी कि वो हार से बहुत सीखते हों। कांग्रेस पार्टी का कुछ अभी ऐसे ही है कि अरे हार हुई तो लोगों ने गलती करी, लोगों ने गलत चॉइस किया, हमने सब कुछ ठीक किया था, अगली बार भी यही करेंगे। पर उसमें सवाल सिर्फ यही आता है कि अगर एक बार आपने जो किया वो काम नहीं किया, तो अगली बार भी आप वही क्यों करेंगे, जी। अगली बार आप कुछ और क्यों नहीं करेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने की बात है। आपने कहा कुछ गलत सबक ना ले ले, गलत सबक लेने का खतरा इतना नहीं है जितना कि ये खतरा है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं खतरा है। कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की बात यह है कि वो ये सोचे कि अरे जो करना था कर दिया, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, अब ये हिंदू हिंदू नाम लेके जीत जाते हैं। सच्चाई है कि इन चुनावों में हिंदुत्व बहुत कम, ना के बराबर इस्तेमाल हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और कांग्रेस पार्टी को ये भी सोचना पड़ेगा, अगर वो आत्ममंथन करती है, कि देखिए अब जो हिंदुत्व की बात है अभी इतनी सेंट्रल हो गई है मोदी बीजेपी पॉलिटिक्स में कि इसको शोर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी पीछे बजती रहती है, जैसे कि कोई पक्का राग गाता है ना, जी। आगे राग गा रहे पीछे तानपुरा बजता रहता है। तो ये तानपुरे की तरह से हिंदुत्व वाली बात हर समय नए मंदिर बन रहे हैं, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, फौज नए हथियार खरीद रही है, उनकी हेडलाइन आ रही है, दुनिया भर के नेताओं से मीटिंग हो रही है। तो ये जो रिलीजन है, हिंदू धर्म, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है, ये दोनों एक तरह से तानपुरे की तरह बैकग्राउंड में बज रहे हैं। जी। अब आप देखिए राम मंदिर क्या उद्घाटन होगा, तो ये बचता रहेगा इस तरीके से। इसको कांग्रेस को अभी सोच के चलना है कि ये रहेगा। अब इसमें ये कहना कि अरे हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, अगर हिंदुओं ने वोट नहीं दिया तो आपके पास तो पिछली बार भी 40% वोट था, इस बार भी 40% वोट है, तो वो 40% तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मुसलमान नहीं है ना, जी। तो हिंदू आपको वोट दे रहे हैं इतने सारे, तो थोड़े से और भी दे सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि मेरे अंदर खामी क्या है कि वो नहीं दे रहे हैं, या मैं क्या बोलूं जिससे कि कुछ और लोग भी मुझे आके वोट दें। तो उससे घिसे पिटे फॉर्मूले नहीं चलेंगे कि मैं थोड़ी सी मुफ्त की चीज़ें और दे दूं। आप गैस सिलेंडर पे 400 की छूट देंगे, दूसरा 500 दे देगा, फिर आप 550 की देंगे, दूसरा 600 दे देगा। फिर लोगों को वो कहेंगे भैया देखो इनका क्या भरोसा है, ये तो दिल्ली में सत्ता में नहीं है, इनके पास पैसे होंगे नहीं केंद्र से आने, हमारी सरकार केंद्र के साथ है, मोदी जी की गारंटी है। तो वो ऐसे कांग्रेस पार्टी को एक नया, एक आइडियोलॉजिकल एक जवाब लाना पड़ेगा, जो देश को लगे, कि देश को बताएं कि देखो मेरे शोरूम में भी आओ, जो मेरी प्रोडक्ट है वो इनसे अच्छी है। अब वो अगर आपकी प्रोडक्ट वही हो जो दूसरों की है, और बोलो मेरी चमकदार है, ये मेरी हम बड़े शरीफ आदमियों ने बनाई है, तो ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको एक अलग प्रोडक्ट दिखानी पड़ेगी, और वही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगला सवाल संकल्प का है, हमारे मेंबर हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं आपके मित्र श्री योगेंद्र यादव की तरह ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी एक बात से असहमत हूँ। आपने कहा था कि कांग्रेस सीधे मुकाबले में भाजपा से बराबरी करने में असमर्थ है। यह सच नहीं है। वे 2 राज्यों में सत्ताधारी थे और हाल ही में उन्होंने कर्नाटका में बीजेपी को हराया है। इसलिए एक्चुअली राहुल ही हैं जो मोदी की बराबरी करने में असमर्थ है। बोल रहे हैं ये उनकी 66वीं हार थी। उनकी जाति जनगणना ब्लिट्सक्रीग एक्सपेक्टेड लाइंस पर विफल रही। बोल रहे राइट विंग वोटर्स के लिए हिंदू राष्ट्र जापान है, अफगानिस्तान नहीं। भारत के कल्चरल एथोस के बारे में राहुल की बुनियादी समझ में समस्या है। उनका हार्ड लेफ्ट फ्रेंड सर्कल चीज़ों को मिसक्यू करते हैं। उन्होंने कल इसे नॉर्थ वर्सेस साउथ बना दिया। ये सेंट्रिस्ट को एलिनेट करने का एक निश्चित तरीका है। जिस क्षेत्र को वे काउ बेल्ट के रूप में देखते हैं, वे कभी कांग्रेस का गढ़ था, और विडंबना ये है कि एंटी कैटल स्लॉटर कानून भी कांग्रेस की विरासत हैं। 2 साल पहले उन्होंने, बोल रहे हैं, आपसे सवाल पूछा था कि राहुल अपनी छवि बदल सकते हैं। आपने हाँ कहा था। क्या वे अब स्क्वायर वन पर वापस आ गए हैं?
देखिए आपने बहुत प्रोफाउंड जिसके कहते हैं अंग्रेजी में बात कही है। अब राहुल ने कुछ छवि अपनी बदली, जैसे भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके बाद कई जगह आम लोगों के साथ नजर आए, कुछ बातें भी बोली, लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स है उसमें एक बेसिक बात समझ नहीं आती है। और मैं आपको उस तक आता हूँ। पहली बात मैं आपका ये जवाब देता हूँ कि कांग्रेस मुकाबला कर सकती है कि नहीं। मैंने जो आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर, इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर, मैंने कहा कि वो सीधा मुकाबला नहीं कर सकती बीजेपी के साथ। एक कर्नाटक का एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो सदर्न अपवाद है, वो दक्षिण में है, लेकिन हिंदी हार्टलैंड में बहुत मुश्किल है। तो 2018 में कांग्रेस जीती थी, लेकिन वो भी कोई इतनी डिसाइसिवली नहीं जीती थी, छत्तीसगढ़ को छोड़ के। मध्य प्रदेश में तो इतना थोड़ा सा फर्क था कि उनके साल में सरकार गिर गई। राजस्थान में भी थोड़ा सा ही फर्क था, मतलब कांग्रेस पार्टी की मेजोरिटी ना के बराबर मेजोरिटी नहीं थी, एक दो कमी थे, लेकिन जोड़ तोड़ के बनाई उन्होंने कोई तरीके से। पर इतना डबल एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद वो हरा नहीं पाए थे। और अब आप देखें कि जब बाकी पॉलिटिकल ताकतें खत्म हो रही हैं, जैसे कि बीएसपी है, उसका हर जगह 3-4-5% वोट आता था, वो जा रहा है अभी। और कुछ छोटी छोटी पार्टियों का आता था, जो कास्ट बेस्ड या ट्राइबल बेस्ड पार्टी थी, उनका जा रहा है, वो बीजेपी को जा रहा है। तो कांग्रेस के लिए डिग्री ऑफ डिफिकल्टी और ज़्यादा हो गई है, तो वो नहीं बदला है। अब आप कहते हैं कि कांग्रेस हरा सकती है, राहुल नहीं, तो एक एकेडमिक सवाल है, क्योंकि गांधी परिवार के बिना तो कांग्रेस होगी नहीं। अब ये सोचना कि कल को गांधी परिवार ना हो, कोई और हो जाए, वो होगा नहीं। और जो होगा नहीं उसके बारे में डिस्कस करना वो बिल्कुल थियोरेटिकली एकेडमिक बात है, जिसको जैसे नवजोत सिंह सिद्धू कहते थे कि अगर मेरी आंटी की मूंछ होती तो वो अंकल होते। ऐसे बोलते हैं ना कुछ कमेंट्री में अपनी, जो थोड़ा वाहियात भी बोलते हैं कभी कभी। तो वैसे तो ऐसी बात है, मतलब इफ और बट की बात है, किंतु परंतु उसका कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व तो यही रहेगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि राहुल गांधी को एक पूरा फॉर्मूला निकाल के ये कहना पड़ेगा कि कांग्रेस की इशूज सिर्फ ये नहीं कि मोदी बेकार है। जो सोशल कंटेम्प्ट है उनकी बातों में जो आता है नरेंद्र मोदी के लिए, कि ये कहाँ से आ गया, क्या समझते हैं अपने आप को, जब बात भी करते हैं तो स्मर्क जिसे कहते हैं अंग्रेजी में होता है, और कांग्रेस के बहुत लोगों में भी होता है। तो उससे नहीं चलेगा, क्योंकि सच्चाई है कि भारत के बहुत लोग मोदी जी को बहुत पसंद भी करते हैं। जी तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सब लोग बेवकूफ़ हो इसलिए पसंद करते हो। आपको ये सोचना है कि इतने लोग इनको पसंद क्यों करते हैं, और इनको अगर मुझे तोड़ना है अपनी तरफ, तो इनको मैं क्या चीज़ दूं, क्या चीज़ दिखाऊं जो इनको ज़्यादा समझ आए। उनको ये कहने से नहीं होगा कि आपकी चॉइस गलत है। क्योंकि कि अगर आप मोदी जी को पसंद करते हैं तो मोदी जी खराब है, आप गलती कर रहे हैं। तो आपको ये तो मार्केटिंग है ना, आपको ये दिखाना है, कुछ और प्रोडक्ट दिखा रही है, लोग बोले यार ये दो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, और ये आइडियोलॉजी का और राजनीति का मार्केट है, मैं ये क्यों चुन रहा हूँ, इससे ये बेहतर है। जी फिर वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम करना और एक कैंपेन में करना, उससे नहीं होगा। ये शॉर्ट टर्मिज्म है, एक लंबी तसल्ली से पॉलिटिक्स बनानी पड़ेगी। अगला सवाल आशीष पटेल का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं मेरा प्रश्न लेट डॉक्टर हेनरी किसिंजर के बारे में है। वो बोल रहे हैं मैं इतिहास या डिप्लोमेसी का छात्र नहीं हूँ, इसलिए जब मैं उनके बारे में कॉन्ट्रडिक्टरी राय पढ़ता हूँ तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। वो बोल रहे हैं एक और उन्हें एक ग्रेट डिप्लोमैट, नोबेल पुरस्कार विजेता, और दूसरी ओर वॉर मॉन्गर कहा जाता है। ग्रेट डिप्लोमैट क्योंकि उन्होंने कोल्ड वॉर एरा में अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को आकार दिया, लेकिन उनके फैसले चाहे वो 1971 में बांग्लादेश के बारे में हो, वियतनाम और चिली के बारे में हो, वे वॉर मॉन्गर प्रतीत होते हैं जिनकी नीतियों के कारण लाखों की मौत हुई। मैं बोल रहे मैंने उनके साथ आपका वॉक द टॉक भी पढ़ा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अल्टीमेटली यूएस के बारे में उन्हें सोचना था, जैसे कि हम इन दिनों डॉक्टर जयशंकर को देखते हैं। तो उनका प्रश्न है ए, वो बोल रहे हैं उनकी लेगेसी क्या है, उनको स्टडी कैसे किया जाना चाहिए, डिप्लोमैट या वॉर मॉन्गर। और बी, अब जब किसी देश के राष्ट्रीय हित की बात आती है तो प्रैग्मेटिज्म और आइडियलिज्म को अलग करने वाली वे लाइन क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि जब किसी देश के हित की बात आती है या जो स्ट्रेटेजिक हित की बात आती है, तो उसमें कुछ मोरालिटी नहीं रहती है, उसमें प्रैग्मेटिज्म ही रहता है, क्योंकि देश अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं, कोई देश अपना कोई बलिदान नहीं देता है। जी तो डिप्लोमेसी प्रैग्मेटिक ही होती है, और प्रैग्मेटिक नहीं हो तो फिर वो डिप्लोमेसी नहीं होती, कॉलेज डिबेट होती है। या वो गिव पीस ए चांस टाइप कुछ कॉन्सर्ट कर लीजिए, वो डिप्लोमेसी नहीं होती है। तो ये बात तो सेटल हो गई। दूसरी बात, हेनरी किसिंजर को असेस करना है
तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरफ से देख रहे हैं। अगर आप अमेरिका की तरफ से देखें, अगर आप मान लीजिए अमेरिकन है, देखें कि उसने अमेरिका का फ़ायदा किया नुकसान, तो उसने अमेरिका का बहुत फ़ायदा किया। तो उस मामले में वो बहुत एक कामयाब डिप्लोमेट थे, क्योंकि उनके समय में कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, उनके समय में वियतनाम वॉर चाहे बढ़ा के ख़त्म की लेकिन उसको ख़त्म किया। उनके समय में धीरे 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 जो सोवियत यूनियन है वो वीकन हुआ। अब अमेरिका को उसकी चुनौती ख़त्म हो गई। उसके लिए उन्होंने चीन से अमेरिका के रिलेशनशिप बेहतर किए। हाँ, अब अमेरिकन अगर हित से भी अगर आप देखें इसको, इस बात को आगे खींचें, तो फिर आप ये कहेंगे कि लेकिन देखिए वो चीन को लेके आए, और चीन को इसलिए लेके आए अपने साथ कि उन्होंने सोवियत यूनियन को एक अलग करना था। सोवियत यूनियन से ज़्यादा बड़ा कॉन्टेस्ट था उस टाइम। तो जो दो कम्युनिस्ट पावर्स थी, सोवियत यूनियन बड़ी पावर थी क्योंकि उसका ब्लॉक था, चीन एक छोटी पावर थी उसके मुकाबले। तो आप चीन को ले आए, आपने अपने दुश्मन का दोस्त तोड़ दिया और दुश्मन को कमज़ोर कर दिया। लेकिन उस चक्कर में आपके दुश्मन का दोस्त भी बहुत शातिर था, उसने भी मौके का फ़ायदा उठाया, आप भी उसको कंसेशन देते रहे। उस चक्कर में जो आपके दुश्मन का दोस्त था, वो था तो कम्युनिस्ट ही, वो इतना ताकतवर हो गया कि आज आपके लिए वो ही एक चुनौती बन गया। तो ये भी एक देखने की बात है, और कई लोग ये बात कहते हैं और उस बात में दम भी है कि देखिए चीन आज जो इतनी बड़ी शक्ति बन गया और अमेरिका के लिए इतनी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, ये भी तो हेनरी किसिंजर ने किया। इतनी जल्दबाजी में ना होते तो फिर आज ये मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो ये सारी बातें, ये डिबेट है जो कि हेनरी किसिंजर है, बहुत पोलराइजिंग फिगर है, पॉलिटिक्स में भी, डिप्लोमेसी में भी, इंटरनेशनल अफेयर्स में भी और पर्सनल लाइफ में भी। तो उनके बारे में डिबेट चलती ही रहेंगी और किताबें उनके बारे में बहुत लिखी जाएंगी। और ये कोई डिबेट, इसमें आप यस या नो में इसको सेटल करना ज़रूरी नहीं है। अगर बांग्लादेश में भी जो हुआ, तो जैसे उन्होंने मुझे कहा कि उस समय वो मोरालिटी नहीं देख रहे थे कि बंगालियों के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे थे कि अमेरिका के हित कहाँ पे ज़्यादा हैं। अमेरिका के हित उस समय पाकिस्तान के साथ थे, क्योंकि भारत को वो देखते थे कि वो सोवियत यूनियन का दोस्त है और पाकिस्तान उनका अपना बच्चा था। तो वो बिल्कुल हार्ड बॉइल्ड सेल्फ इंटरेस्ट। और जो नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला, वो भी ये नहीं कि उन्होंने पीस नहीं कराई, उन्होंने वॉर भी कराई, पीस भी कराई। तो जैसे कैंप डेविड अकॉर्ड्स वगैरह भी, अल्टीमेटली जो हुए, जो इजराइलीज़ का और अरब्स के जो समझौते हुए इजिप्ट वगैरह के, उसका ग्राउंड वर्क बहुत दिनों से वो कर रहे थे जी। और भारत भी उन्होंने आना शुरू कर दिया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1974 में भारत आए, वाई चौहान से मिले और लोगों से मिले। तो वो बहुत मुझे भी जब मिले, एक बार तो इंटरव्यू में मिले, उसके बाद कई कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में मिलते रहे हैं। वो इंटरव्यू के बाद भी बोले यू वर रियली वेल प्रिपेयर्ड। तो क्योंकि हमने उनको बात करने दी, अगर आप पढ़ेंगे उसका टेक्स्ट, उनको ज्ञान नहीं दिया, मैंने उनको सिर्फ थोड़ा सा होमवर्क करके आए थे, हल्के हल्के सवाल पूछे, छोटे छोटे, उनको बोलने दिया। तो जिसको कहते हैं कि उनको कुछ मज़ा आया वो बात करने में, क्योंकि सीधा तू मैं भी नहीं हुई और ये भी नहीं कि आप क्या सोचते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, चीन अब क्या कर रहा है, ये लार्जर पॉइंट पे। और उस आदमी में इंटेलेक्ट बहुत था, पढ़ा लिखा भी बहुत था, तो अनपढ़ बिल्कुल नहीं था। तो ये सारी बातें थी। ऐसे आदमी जब होते हैं उनको पावर मिलती है, उसको बहुत पावर मिली और बहुत प्रेसिडेंट्स के अंडर मिली अमेरिका में। और उसके बाद जब गवर्नमेंट में नहीं रहे, तब भी उनका एक रोल रहा, वो अनपेड डिप्लोमेट की तरह से। अभी भी कुछ 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले चीन होके आए थे, प्राइवेट प्लेन से गए थे। उस समय चीन में अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी भी गई हुई थी, उनसे जेनेट येलन, उनसे शी जिनपिंग नहीं मिले, लेकिन इनको शी जिनपिंग मिले। और चीन के अखबारों में, कमेंट्री में उनको कितना बड़ा तारीफ की गई और चीन का दोस्त बनाया गया। तो वो कुछ चीन के चमचागिरी करने नहीं गए थे, चीन से तारीफ लेने नहीं गए थे, कुछ यही सोच के गए थे कि कोई तरीके से मैं चीन और अमेरिका में फिर से रिश्तों में कुछ सुधार ला दूं। क्योंकि वो इस बात को नहीं मानते थे कि चीन और अमेरिका में जो खींचातानी है ये इनएविटेबल है, ये चलती ही रहेगी। उनका सोचना था इसमें कुछ तरीका निकाला जा सकता है। जी। अगला सवाल समुद्रनील दत्ता का है। बोल रहे हैं, जब भी दोनों देशों ने रिश्ते सुधारने की कोशिश की है, पाकिस्तानी सेना ने हमेशा भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले किए। अब क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से सारे रिश्ते तोड़कर पाकिस्तान सेना से कंसीड कर लिया है? देखिए, आपने सवाल जो पूछा पेचीदा है, क्योंकि ये आपकी बात ठीक है कि बहुत बार पाकिस्तान में क्या होता है, चुन के जब सरकार आती है आमतौर पे,
कई सरकारें जो चुन के आती हैं, बेनज़ीर भुट्टो की सरकार ने कभी कोई सीरियस कोशिश नहीं की भारत से बात आगे बढ़ाने की। एक 1988 में आप कह सकते हैं जब पहली बार वो आई थी, जब राजीव गांधी मिले थे, जिसको हनीमून समिट भी बोलते थे लोग, जो सार्क समिट हुई थी जब इस्लामाबाद में। जी। लेकिन उस समय उनके बाद पॉलिटिकल कैपिटल बिल्कुल नहीं थी, जीरो। हम्म। उस समय जब उनकी और राजीव गांधी की बातचीत हुई थी तो उस कमरे को आईएसआई ने बग किया था और उसकी टेप्स बाद में उन्होंने, जिसको आजकल के ज़माने में कहते हैं, वायरल कर दी थी, लीक कर दी थी। तो उनका तो कुछ था नहीं। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ 3 बार उन्होंने कोशिश की बात को आगे ले जाने की, और मैं कहूँगा कि एक बार जनरल मुशर्रफ ने भी कोशिश की। अब जब नवाज शरीफ थे तब आप कह सकते हैं कि आर्मी ने रोका, जब जनरल मुशर्रफ थे वो तो आर्मी उनके अंडर थी, जनरल की अपना जो लैक ऑफ इंटेलेक्ट, जो दिमाग की कमी थी, उसने रोका। क्योंकि यहाँ इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी जुडिशरी से पंगा ले लिया, जबकि अपने आप चुने हुए नेता भी नहीं है। तो वो बिल्कुल ही, मैं तो हमेशा ही मानता हूँ कि जितने मैंने दुनिया भर में नेता देखे हैं, कम से कम जब मैंने देखे, मैं तो कोई कभी जॉर्ज बुश के साथ या ऋषि सुनक के साथ भी कभी नहीं बैठा, कभी मैंने चाय नहीं पी, लेकिन जो नेता तक मेरी औकात है, जो मैंने देखे हैं, और पाकिस्तान के तो मैंने सारे नेता देखे हैं पिछले 30-35 साल में, उनमें सबसे बड़ा बेवकूफ़, मैं ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कभी कभी यूज़ करता हूँ, ना के बराबर करता हूँ, पर सबसे बड़ा बेवकूफ़ उनमें से जनरल मुशर्रफ था। क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था कि उसके पाँव कौन सी ज़मीन पे है, और हमेशा वो कहता कुछ था, करता कुछ था, सोचता कुछ और था। लेकिन फिर भी उसके समय में एक बार ऐसा लगा कि भारत पाकिस्तान में कुछ बात आगे बढ़ सकती है, उसके, मुशर्रफ के और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में। पर उसने अपने घर में इतने नए मोर्चे खोल दिए कि वो बात वहीं की वहीं रह गई। अगला सवाल राधिका घोष का है, हमारी मेंबर हैं। बोल रही है कि हाल ही में एक मैच के दौरान पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने पर कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये नारों के ऊपर गिरफ्तारी, मैच के ऊपर, ये बड़ी अक्लमंदी की बात तो है नहीं। अब आप देखिए, हम हमेशा कहते हैं सिडनी में मैच होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वो क्राउड में ज़्यादा इंडिया सपोर्टर्स होते हैं। या आप जाइए, लॉर्ड्स में भी मैच हो जाए इंडिया इंग्लैंड का, ओवल में हो जाए, लॉर्ड्स में हो जाए, मैनचेस्टर में हो जाए, बर्मिंघम में हो जाए, नॉटिंघम में हो जाए, लेस्टर में हो जाए, कहीं भी हो जाए, ज़्यादा सपोर्टर इंडिया के होते हैं, क्योंकि प्रवासी भारतीय हर जगह पहुँचे हुए हैं। और उनमें से ज़्यादातर होगा कि वहाँ के पासपोर्ट होल्डर हैं, वहाँ के नागरिक हैं। अब उन सबके खिलाफ वो एंटी नेशनल होने का मुकदमा दायर कर दें तो उनको तो इतनी नई जेलें बनानी पड़ जाएं कि उनका तो जीडीपी बढ़ जाएगी उससे। तो ऐसे सिर्फ खेलने के ऊपर ये ब्रिटेन में एक उनके नेता थे, टेबिट बोलते थे उनको, तो उनको बोलते टेबिट टेस्ट। टेबिट ने कहा कि जो हमारे यहाँ इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अब अफ्रीकन लोग जो आके हमारे नागरिक बने हुए हैं, उनकी टीमें यहाँ की खेलती हैं तो किसको सपोर्ट करते हैं? अगर वो यूके को सपोर्ट, ग्रेट ब्रिटेन को या इंग्लैंड को सपोर्ट नहीं करते तो इसका मतलब वो हमारे लॉयल सिटीजन नहीं है। तो उसको टेबिट टेस्ट कहते हैं कि आपके ऊपर टेबिट टेस्ट है। तो उसका दुनिया भर में मजाक उड़ाया जाता है, यूके में भी उसका मजाक उड़ाया गया। अब भारत में अगर हम सबके ऊपर टेबिट टेस्ट लगाएं तो वो तो बिल्कुल ही एक अक्लमंदी की बात नहीं होगी। और ये स्टूडेंट्स तो, ये तो पाकिस्तान को इंडिया मैच में नहीं हारा, पाकिस्तान को तो हरा दिया, ये तो ऑस्ट्रेलिया से हारा है। अब ठीक है, अच्छा नहीं लगता कि आप एक तो टीम हार जाए, आपके जख्म पे कोई नमक छिड़के, फिर कोई सेलिब्रेट करे, लेकिन उसके लिए जेल में बंद कर देना, खास करके ऐसे सीरियस दफ़ा लगाना, शुक्र है जो पहले उनके ऊपर युआपा लगाया था वो तो हटा दिया, लेकिन ये बहुत बहुत ही ओवरकिल है। अगला सवाल आदित्य का है। बोल रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ब्रिटेन बढ़ती मुद्रास्फीति और गिरती अर्थव्यवस्था के साथ अब तक के सबसे खराब संकट का सामना कर रहा है और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि इन सभी घटनाओं के कारण यूके के साथ हमारी ट्रेड डील में अधिक समय लग सकता है? देखिए, यूके का कोई पहली बार क्राइसिस नहीं आया है। यूके की जो इकोनॉमी है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, वो बहुत एक्सट्रीम्स में गई है। बहुत समय तो इतनी लेफ्ट थी जैसे वो कम्युनिस्ट कंट्री हो। फिर थैचर युग आया जब बिल्कुल ही खुला हो गया, तो उसके बीच में वो चलता है। अब जो ब्रिटेन में हो रहा है, काफ़ी उनकी राजनीति में प्रॉब्लम है, काफ़ी उनके जो कोविड के टाइम रिलीफ वगैरह दिया, जो सारे यूरोप में हुआ, अमेरिका में भी हुआ, बहुत नोट छापे गए और बांटे गए, तो उससे मुद्रास्फीति हो गई, इन्फ्लेशन हो गया। अक्लमंदी है कि भारत के नेतृत्व ने वो काम नहीं किया, भारत ने नोट छाप के नहीं बांटे। भारत ने सप्लाई साइड पे
फोकस किया डिमांड साइड पे नहीं, कि डिमांड साइड में आप लोगों को उपभोक्ता के हाथ में पैसा और दें वो डिमांड करेगा, जी। सप्लाई साइड में किया। तो वो कुछ समस्याएं वहाँ पे आई हैं, और अभी जो पोल्स आ रही हैं उसमें लगता है कि लेबर को बहुत ज़्यादा समर्थन है, लेकिन चुनाव में भी समय है। मैं नहीं समझता जो भारत यूके का जो ट्रेड डील है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मैं समझता हूँ वो भारत के हित में है, यूके के हित में तो है ही, और वो जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। जी। मैं ये नहीं समझता कि उसमें जो ब्रिटेन की राजनीति है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। बड़ी बात है कि हमारी सरकार भी उसको जल्दी करना चाहती है कि नहीं, चुनाव से पहले, अपने चुनाव से पहले कि नहीं, क्योंकि अभी लगेगा कि सब कुछ यहाँ पे इलेक्शन मोड में जाने वाला है, जी। क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते तक तो कोड ऑफ कंडक्ट ही लग जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, तो हो सकता है उसमें समय हो जाए, लेकिन फिर ये भी सोचना होगा कि अगर हम अपने चुनाव के एंड तक छोड़ दें, मई जून में नई सरकार आएगी, फिर बात शुरू करेंगे, तब तक पता नहीं वहाँ की राजनीति क्या होती है। तो दो डेमोक्रेसीज हैं, दोनों की अपनी अपनी अनसर्टेनिटीज होती हैं उसके बीच में, पर मुझे लगता नहीं कि ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति से इसको फर्क पड़ेगा, बल्कि डेविड कैमरन के वापस आने से, वहाँ पे डेविड कैमरन के वापस आने से उनको भारत की बहुत अंडरस्टैंडिंग है, भारत में गुडविल भी है। मैं समझता हूँ कि इसको एक तरह से टेलविंड मिलेगी, इसको और रफ्तार मिलेगी। जी। शेखर, अगला सवाल मृदुला जुलुकुंटा का है। बोल रही है उनका सवाल जो है वो मिस्टर रेवंत रेड्डी के बारे में है, जो बोल रही हैं 2015 में कैश फॉरवर्ड स्कैम में रंगे हाथों पकड़े गए थे और उनको अभी बेल में वो बाहर हैं। उन्होंने बोला कि अब उन्हें एक हीरो की तरह माना जा रहा है, कांग्रेस विक्ट्री जो हुई है, तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है उसके लिए। वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ कानून में या कोर्ट्स में है जो वो कर सकते थे, जैसे कि ऐसे लोग जो हैं उनको इलेक्शन से कंटेस्ट करने से रोका जाए। वो बोल रही हैं कि वो बेल पे बाहर है, उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है। देखिए, हमारी राजनीति में केसेस अब चलते रहते हैं नेताओं के ऊपर। अब हर समय अगर आप बोलेंगे जिसके ऊपर केस है उसको कोई पदवी नहीं मिलेगी, तो वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि केसेस बहुत लोगों के ऊपर होते हैं और आजकल हर तरह के केसेस होते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि बहुत केसेस होते हैं। जी। उसमें ज़रूरी बात यह है कि इसमें जस्टिस जल्दी हो, केसेस का फैसला टाइम पे हो, नहीं तो हमारे यहाँ तो कोई राजनेता कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी सत्ता में होगा उसके विरुद्ध जितने भी लोग होंगे उस कोई ना कोई तरीके से उन सबके खिलाफ केसेस हो ही जाएंगे। तो वो मैं कहूँगा कि इस समय बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये सच्चाई है कि उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस तेलंगाना में जीती है, जहाँ की बल्कि 6 महीने पहले तो लग ही नहीं रहा था कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व भी है। तब तो ये लग रहा था कि बीजेपी वहाँ नंबर 2 पार्टी बन जाएगी और बीआरएस वापस आ जाएगी। जी। आज का आखिरी सवाल लूँगी, सुभाष चंद्र लाल का, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं कि क्या इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के काम करने का तरीका बदल रहा है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान था कुछ करने का और वे CC1 को अभी तक क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हैं? आपकी राय दीजिए। देखिए, पहली बात तो है कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज का तरीका वगैरह बदल रहा है तो हमें तो बताएंगे नहीं, हम लोग तो उसमें अटकल ही लगा सकते हैं। जी। और ये भी बात है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इस तरह के कुछ काम करती भी रही हैं, ऑपरेशंस करती रही हैं। ऑपरेशंस का मतलब ये नहीं कि मार दिया किसी को, लेकिन ऑपरेशंस करती रही हैं। और एक जो चीज़ होती है, गैंग्स आपस में लड़ते हैं। तो आप देखिए, जैसे बम्बई के गैंग थे, तो बम्बई के गैंग्स का मुकाबला भी कैसे हुआ, एक गैंग को दूसरे के खिलाफ, तो दाऊद इब्राहिम गैंग छोटा राजन गैंग को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। ऐसे अरुण गावली गैंग, कोई और गैंग तो जहर से जहर कटता है, या लोहे से लोहा कटता है, या कांटे से कांटा निकलता है। तो वो ऑपरेशंस होते हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज करती ही रहती है। CC1, अब ये तो मैं कहूँगा कि अमेरिकनों को तो पता ही है कौन है, और हमें तो पता ही है कौन है। अगर कोई है सचमुच सरकार में है, तो हमारी सरकार को भी पता है, अमेरिका को भी पता है। अमेरिका उसको इसलिए अभी नाम नहीं शायद दे रहे हैं क्योंकि एक बात तो ये कि उनके पास में वो है नहीं, तो उसको ले जा नहीं सकते। और दूसरी बात, दोनों देश हमारे मित्र देश हैं, अमेरिका और भारत मित्र देश हैं। वो ये नहीं चाहते कि एक रूट जाए दूसरे से और अपनी जो एक रिलेशनशिप है उसको ख़राब कर दे। तो ये भारत को स्पेस भी दे रहे हैं, और भारत भी अमेरिका को स्पेस दे रहा है। भारत भी अमेरिका को कह रहा है, अरे आपने बताया, हमने बड़ा सीरियसली लिया, हमने इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी नीति नहीं है। तो भारत भी उनको ये नहीं कह रहा अरे एब्सर्ड है, बकवास है, जैसे कि भारत ने कनाडा से कहा, क्योंकि एक तो अमेरिका का कहने का तरीका अलग था कनाडा से, और दूसरी बात
भारत के और अमेरिका के एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, उसको एक इंसिडेंट से ख़राब होने नहीं देंगे। और देखिए, भारत और अमेरिका में के रिश्तों में इस तरह की प्रॉब्लम्स पहले आ चुकी हैं। 2003-4 वही समय था जब न्यूक्लियर डील की बहुत बात सीरियसली चल रही थी। अभी वाजपेयी जी का आखिरी साल था और बहुत अमेरिका भारत के अंदर नई नई बातें हो रही थी, न्यूक्लियर के ऊपर भी शुरू हो गई थी। उस समय रविंदर सिंह केस हुआ, जो रॉ में एक सीनियर ऑफिसर था, जी। जो पता लगा कि अमेरिका का एजेंट है, उसके ऊपर सर्वेलेंस रखी गई। उस सर्वेलेंस में वो गायब हो गया, गायब होके यहाँ से भाग गया परिवार के साथ काठमांडू से अमेरिका वापस चला गया, फिर अमेरिका में ही रहा वो वहाँ जाके। तो उस समय आप देखिए कितना रोष होगा यहाँ पे कि अरे हमारे रॉ में आप हमारे दोस्त ने हमारे रॉ में सीनियर आदमी को आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन दोनों देशों ने मिलकर उस मामले को ज़्यादा उठने नहीं दिया और ना उसमें ज़्यादा, जैसे कहते हैं लवर्स टिप्स, ऐसे तू मैं या रोना धोना या गिला शिकवा ज़्यादा किया। वो ऐसे था कि बड़े देशों में ऐसी बातें होती रहती हैं, होनी नहीं चाहिए थी, उस बात को जाने दिया। तो ये क्राइसिस पहले हो चुके हैं, ऐसा ही लगता है एक और क्राइसिस है इस समय 2003-4 के मुकाबले। उससे भी बहुत ज़्यादा भारत और अमेरिका को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें सब देश, बड़े देश बिग पिक्चर को देखते हैं और अब भी मुझे लगता है भारत और अमेरिका दोनों इसमें बिग पिक्चर को देख रहे हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। एपिसोड ख़त्म करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमने आपके पिछले एपिसोड में आपने जो हमें कमेंट्स भेजे थे वो सभी पढ़े, शेखर ने भी पढ़े। शेखर, इस बार तो एपिसोड बुधवार को जा रहा है, लेकिन क्या इसमें अभी कुछ बदलाव देखिए, आएगा? हमने बहुत कमेंट्स आपके देखे हैं। आप चाहते हैं कि रविवार को ही होता रहे क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा होता है। प्लस आप में से बहुत लोग ये भी कह रहे हैं भाई हम तो आप ये परिवार के साथ देखते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ आजकल परिवार के साथ देखने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं नहीं, तो आपको समय चाहिए रविवार को। तो अब अगले हफ्ते से हम इसको रविवार को ही शिफ्ट करेंगे। उसका एक कारण था, हमने क्यों पहले इसको शिफ्ट किया था उसका मैंने आपको कहा कि वीकेंड आ जाता है, ज़्यादा न्यूज़ ही होगा वीक के बीच में। लेकिन उसका कारण ये भी था कि शुक्रवार को मुझे बहुत काम होता है। अब मुझे बहुत काम होता है क्योंकि मैं कट तक क्लटर भी करता हूँ, नेशनल इंटरेस्ट लिखता हूँ, उसका फिर वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ। तो उसके साथ साथ ये भी एक और 4 चीज़ें हो जाती हैं उस दिन करने के लिए, ज़्यादा हो जाती हैं। उस चक्कर में बेचारी अपूर्वा को कई बार मैं रोके रखता हूँ, शाम को इसको 9, साढ़े 9, 10 भी बज जाते हैं कई बार। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसको पहले करें और वो संडे वाला अगर हम थर्सडे को, बृहस्पतिवार को, गुरुवार को रिकॉर्ड करें तो ज़रा आउटडेटेड हो जाता है। इसलिए ये भी एक कारण था। लेकिन हम कुछ करेंगे, उसको टाइम पे रिकॉर्ड करके उसको हम रविवार को ही आपको दिखाएंगे, आपकी बात सिर आंखों पर। बिल्कुल, हमने आपकी बात सुनी। अब इस हफ्ते एपिसोड बुधवार आ रहा है, लेकिन अगले हफ्ते से एपिसोड संडे आएगा एक बार फिर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना सुझाव भी दिए। कई सारे सुझाव हमारे पास आए। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।